नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। लता सुबह जल्दी में ठीक से नाश्ता किए बगैर स्कूल चली गई। लंच टाइम तक पेट में चूहे कूद रहे थे। लता की सहेली दीपा ने अपना टिफ़िन आगे बढ़ाते हुए कहा, आज बहुत उदास लग रही हो, किस सोच में डूबी हो? लगता है आज टिफ़िन भी नहीं लाई। लो, मेरा टिफ़िन से थोड़ा बहुत खा लो। लता बोली, क्या बताऊँ, बाप बेटी के बीच में फंस कर रह गई हूँ। समझ नहीं आता किस की तरफ बोलूँ। एक तरफ मेरी बेटी निधि है जो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती और लड़के वालों का कहना है कि हमारे घर में सब कुछ है, लड़के को नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। और वहीं दूसरी तरफ मेरे पति देव जिद पर अड़े हैं कि खानदान बहुत अच्छा है, हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। जब उनके घर में सब कुछ है तो निधि को नौकरी करने की क्या ज़रूरत। अच्छे रिश्ते हर रोज़ नहीं मिलते, परंतु शादी के लिए निधि की मर्जी होना भी तो बहुत ज़रूरी है। मैं उसकी शादी घर और ख़ानदान से नहीं कर रही। उसकी अपनी आज़ादी के भी कुछ मायने हैं। अब तुम ही बताओ। निधि को मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, महंगी फीस और डोनेशन देते हुए कॉलेज से उसने डिग्री की। अब क्या सब पर यूं ही पानी फिर जाने दूं? वह अपनी जिद पर अड़ी है कि जॉब नहीं छोड़ेगी। दीपा हंसते हुए बोली, तुम्हारी बेटी की स्थिति ठीक मेरे जैसी है। 20 साल पहले जहाँ मैं खड़ी थी, आज तुम्हारी बेटी भी वहीं खड़ी है। मैं कहूँगी कि सोच समझ कर फैसला लेना। आज मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश रहे थे। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थी मैं। अच्छी खासी सैलरी मिलती थी मुझे। खूब घूमती फिरती थी, शॉपिंग करती थी और हाँ, थोड़ा बहुत बचा भी लेती थी। लेकिन जैसे हर माँ बाप को बेटी की शादी की चिंता होती है, मेरे माता पिता को भी थी। इसी बीच बाबूजी के दोस्त के बेटे अनुराग का रिश्ता मेरे लिए आया। छोटी सी फैमिली थी। बाबूजी के दोस्त बरसों पहले ही गुजर चुके थे। उनकी पत्नी यानी मेरी सास एक कॉलेज में उस समय प्रिंसिपल थी। अनुराग की बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, वह भी जॉब करती थी। अनुराग ने कुछ साल पहले अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाई थी। अपना खुद का बड़ा आलीशान घर था। कुल मिलाकर रिश्ता अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। मेरे आदर्शवादी पिताजी को सबसे अच्छी बात यह लगी थी कि उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। अनुराग की मम्मी का कहना था कि उन्हें बस लड़की चाहिए, भगवान का दिया उनके घर में सब कुछ है। और उन्हें मैं पसंद आ गई थी। मुझे भी अनुराग अच्छे लगे। हमारा रिश्ता तय हो गया। अनुराग की माँ ने शादी की सारी शॉपिंग मेरी पसंद से की। मेरी ससुराल वाले घर की शान और शौकत को देखकर मेरी सहेली भी मेरी किस्मत पर रश करने लगी थी। मैं भी सपनों में जी रही थी। अनुराग से शादी करके ससुराल पहुंच गई। सासू माँ की मोटी सैलरी आती थी। मुझे भी लगा कि अब नौकरी के लिए धक्के खाने की क्या ज़रूरत है। सासू माँ का अच्छा कमाती है, अनुराग का बिजनेस भी अच्छा चलता है। मेरे भाग्य ही खुल गई। भला कुछ पैसों की नौकरी के लिए मैं खाक छानती क्यों फिरूं? अनुराग की माँ तो पहले से ही चाहती थी कि उन्हें बहू घरेलू और संस्कारी चाहिए। शादी की खुशी में मैंने जॉब छोड़ दी। माँ ने कुछ दिन रुकने को कहा था, परंतु मैंने उनकी बात ध्यान नहीं दिया और नौकरी छोड़ दी। वैवाहिक जीवन में खो गई। शादी के बाद हम हनीमून पर गए। मेरी नंद रचिता की शादी काफ़ी अच्छे घर में हुई थी और वह स्वयं जॉब भी करती थी। उन्होंने हमारा हनीमून पैकेज हमें गिफ्ट किया था। घूम फिर कर बहुत अच्छा लगा। मैं धीरे धीरे नॉर्मल ज़िंदगी में ढलने लगी। सपनों की दुनिया से बाहर आई। शादी का खुमार उतरने लगा। मायके में मैं कभी इस तरह से घर में नहीं बैठी थी। ससुराल में भी काम ज़्यादा नहीं था। बस हम 3 लोगों के लिए तीनों टाइम का खाना, कपड़े, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही सब था। इसके लिए एक हेल्पर भी थी। काम फटाफट निपट जाता था। सास अपने कॉलेज चली जाती थी। मैं और अनुराग घर रह जाते थे। एक दिन मेरा माथा ठनका। अनुराग की फैक्ट्री है, फिर वह ज़्यादातर घर में ही क्यों रहते हैं? मैंने पूछ लिया, आप ऑफिस क्यों नहीं जाते? तब उसने बताया कि उसे कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा। पूरी कोशिश कर रहा है, परंतु कहीं बात नहीं बन रही। धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। अनुराग का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। वह पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर था। पिता का बनाया हुआ बड़ा सा घर था, फैक्ट्री लगाई थी, परंतु उससे कोई आमदनी नहीं हो रही थी। उल्टा वह लॉस में चल रहा था। कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। घर का हर छोटा बड़ा खर्च सास ही उठाती थी।
धीरे धीरे उनकी असलियत भी सामने आने लगी और वह मुझ पर रौब दिखाने लगी। नौकरानी को हटा दिया, यह कहकर कि तुम्हारा पति तो कुछ कमाता नहीं, अब मैं घर का खर्च उठाऊं, नौकरों की तनख्वाह दूं। फलस्वरूप मेरी स्थिति नौकरानी जैसी हो गई। मैं जो 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाती थी, अब 1000-2000 के लिए भी सास पर निर्भर थी। अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उनसे पैसे मांगना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। मुझे अपनी जॉब छोड़ने का अफसोस पहली बार उस दिन हुआ जब मेरी नंद ने अपना रोब झाड़ते हुए कहा, भाभी यह कपड़े मैंने 1-2 बार ही पहने, भैया तो कमाते नहीं, इतने महंगे कपड़े आप खरीद भी नहीं सकती, इसीलिए इन्हें पहनकर मन बहला लेना। और वह अपने पहने हुए कपड़े छोड़कर चली जाती। मेरी सास ने वह कपड़े पहनने के लिए मुझे मजबूर किया। इसके बाद तो यह एक दस्तूर बन गया। नंद की इस्तेमाल की हुई बहुत सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट में दी जाने लगी। यह बात अलग थी कि वह अपनी सैलरी से कभी कभार मुझे अच्छी ड्रेस भी दिला देती थी, लेकिन यह भी तो मुझे चुभता था। क्या मेरा पति इतना निठल्ला है कि वह मेरी छोटी मोटी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता? यही सोचकर मैं माथा पीट कर रोती थी। मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? अनुराग अच्छे थे, वह बिजनेस चलाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, परंतु कहीं से कुछ हासिल होता नजर नहीं आ रहा था। मुझे हर पल लगता था कि सास नंद मुझ पर दया दिखा रही। यह सब 2 साल चला। तब तक मेरी बेटी रूही जन्म ले चुकी थी। अब तो मेरी नंद अपनी बेटी के पहने हुए कपड़े मेरी रूही के लिए भिजवाने लगी। अपने तक तो मैं सही सह गई, परंतु मेरी बेटी किसी की उतरन पहनी, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मायके गई तो मेरा मुंह उतरा हुआ था। मैंने शादी से पहले 5 साल नौकरी की थी, पैसे भी बचाए थे, अपनी शादी में सारी सेविंग लगा दी और आज मैं खाली हाथ खड़ी थी। मायके वालों को ससुराल की ऊपरी चमक दमक दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरी हालत बहुत खस्ता थी। मैं अपने माता पिता को यह सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सब कुछ कड़वा घूंट समझकर पी लेना ही उचित समझा। एक बार अनुराग ने मेरे बर्थडे पर मुझे ब्रेसलेट गिफ्ट किया, जो उसने अपनी मम्मी के पैसों से खरीदा था। मुझे वह चुभ रहा था, दिल कर रहा था कि उसे उठाकर फेंक दूं, परंतु मैं अनुराग पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी। वह दिल के बहुत अच्छे थे, मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। उनका दिल चाहता था कि वह मेरे लिए सब कुछ करे, अपनी बेटी की हर ज़रूरत स्वयं पूरा करे, लेकिन वक्त और हालात के आगे मजबूर थे। इसी बीच मेरे मामा जी की बेटी की शादी आ गई। मैं अपने मायके फिर से गई। मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। मेरे चेहरे पर कोई तेज नहीं था। मैं अकेली कमरे में बंद रहती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी, ससुराल में सब ठीक है ना? मैं फपक कर रो पड़ी। माँ, आपने मेरी शादी अनुराग से नहीं बल्कि उसके बड़े घर और ख़ानदान से की। मैं वहाँ पर अपना आत्मसम्मान खो चुकी हूँ। हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए मुझे सास पर निर्भर रहना पड़ता है। नंद अपना रुतबा झाड़ती है, नंद की उतरन मैं पहनती हूँ और उसकी बेटी की उतरन मेरी बेटी। यह सोचकर दिल बहुत दुखता है कि हम अपनी एक बेटी की परवरिश भी नहीं कर सकते। मेरी माँ ने मुझे समझाया, दामाद जी बहुत अच्छे हैं, बिना सोचे समझे कोई फैसला मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मैंने घबरा कर कहा, परंतु माँ, मेरी सास इसकी इजाज़त नहीं देगी, मुझे और अनुराग को घर से बाहर निकाल देगी। आप तो जानती हैं, मेरी शादी के समय उनकी पहली शर्त यही थी कि मैं जॉब नहीं करूँगी। मेरी माँ ने कहा, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कदम बढ़ाना सीखो बेटी। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए तुम्हें उचित निर्णय लेना ही होगा। मैं ससुराल आ गई। अपने आप को सामान्य रखने की पूरी कोशिश करती। मेरे मायके वाले बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी मेरे पापा अकाउंट में कुछ पैसे डलवा देते ताकि मुझे छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इस पर मुझे बहुत शर्म आती। कभी मैं उनकी कमाऊ बेटी हुआ करती थी और आज बुढ़ापे में अपने पिता से उनकी खून पसीने की कमाई लेते हुए मुझे बहुत शर्म आती, लेकिन हालात के आगे मजबूर थी। एक दिन मेरी सास ने कहा, बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो, मुझे पोता चाहिए। उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी कह दिया, माफ़ कीजिए मम्मी जी, आपको दादी बनने की जल्दी है, लेकिन हम पहले इस योग्य तो हो जाएं कि अपने 2 बच्चों का खर्च उठा सकें। मैं जॉब करना चाहती हूँ। अगले 5 वर्ष तक दूसरा बच्चा पैदा करने का हमारा कोई इरादा नहीं। सास ने नाराज़गी झाड़ते हुए कहा, तो क्या 5 वर्ष तक मैं दादी बनने की प्रतीक्षा करती रहूँगी? और तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? अनुराग को भी तो 1-2 छोटा मोटा ऑर्डर मिल ही जाता है ना।
और फिर घर में हर चीज़ मौजूद है, तुम भूखी तो नहीं मर रही। याद है तुम्हें मेरी पहली शर्त यही थी कि तुम जॉब नहीं करोगी। मैंने भी कह दिया, मम्मी जी आप कमाती हैं, आपकी बेटी कमाती है, तो क्या मुझे कमाने का हक नहीं है? बहू क्या सिर्फ सास नंद के नखरे उठाने के लिए होती हैं? उससे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तब समय कुछ और था, वक्त के साथ बदलना ही उचित है। फिर जल्दी ही मुझे इस स्कूल में नौकरी मिल गई और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। सैलरी थोड़ी थी, परंतु इतना कमाती हूँ कि इससे अपने छोटे मोटे खर्चे निकाल पाती हूँ। मेरे पति का बिजनेस भी ठीक ठाक चल नहीं निकला है और मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए निर्णय लिया। तुम अपनी बेटी को जॉब छोड़ने के लिए मजबूर मत करना, वरना बहुत पछताओगे। बड़ा घर देखकर बेटी की शादी मत करो, उसकी अपनी अच्छी खासी जॉब है। अगर लड़के वालों को यह मंजूर नहीं है तो अपनी बेटी को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए मजबूर मत करो। वक्त का क्या पता कब करवट बदल ले। सच कहूँ, जिंदगी में कोई विलन नहीं होता। अब देखो मेरी वही सास है, हम मिलकर घर गृहस्थी अच्छे से संभालती। मैं जॉब भी करती हूँ, घर में 4 पैसे लेकर आती हूँ, तो सास खूब लाड प्यार भी जताती। असल में हालात हमारे खिलाफ होते हैं, लोग कभी भी बुरे नहीं होते। अंत में मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी में किस पात्र की भूमिका आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी भी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।